गुड इवनिंग एवरीवन, मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और एमएस वर्ड आज हम लोग कवर अप करेंगे और कल मैं चलो एक बार जुड़ जाइए आप सभी, फिर मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से सेशन ज्वाइन कर लो एवरीवन, फिर बात करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को, फटाफट से सेशन ज्वाइन कर लो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एमएस वर्ड हमारा बीच में रह गया था ना, संडे को क्लास हुई थी, उसके बाद एक्चुअली मेरी केवीएस की मैराथन थी और कल आई वाज नॉट वेल, बस इसलिए मैंने 2 दिन सेशन नहीं लिया आप लोगों का, ये रीज़न था। देखो आज मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है ना, दैट मीन्स आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके अभी गुड इवनिंग। सुनिए स्टूडेंट्स, तो एमएस वर्ड को फिलहाल आज फिनिश करते हैं, अभी कोशिश करते हैं आज एमएस वर्ड हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि एक क्लास ऑलरेडी हो गई थी और हमने 2 टैब्स पर बात कर ली थी, होम और इंसर्ट। ये 2 टैब्स पर हमने बात कर चुके थे, बस अब उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके जी, चलिए। तो एमएस वर्ड में आगे क्या है सुनिए। तो अगर मैं एमएस वर्ड को ओपन कर रही हूँ, तो एमएस वर्ड में हमने 2 टैब्स कवर अप कर लिए थे, एक था होम और एक इंसर्ट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डिजाइन टैब पर। ओके, अब देखिए अगला टैब कौन सा है, डिजाइन टैब। इतना गुस्सा थोड़ी होते हैं, मन कह रहे मैम कोई नोटिफिकेशन नहीं कुछ नहीं, पहले कॉलिंग वालों का नंबर दे दो। चलो इधर आ जाओ, हम एमएस वर्ड कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में होम और इंसर्ट दोनों टैब्स कवर अप कर लिए थे। अब हम आगे कवर कर रहे हैं डिजाइन। डिजाइन टैब में पहला आपको क्या दिख रहा है, डिजाइन टैब में पहला मुझे दिख रहा है थीम्स। पहला पहला ऑप्शन कौन सा है, थीम्स। अच्छा एक मिनट, पहले ये इन्फॉर्म कर देती हूँ मैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करती हूँ। सुनो स्टूडेंट्स, डीबीएमएस की 7 क्लास हो चुकी हैं, अभी और पेंडिंग है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि संडे को मैं फिनिश नहीं कर पाई थी ना ये वाला, तो उम्मीद थी कि संडे को ही फिनिश हो जाएगा। तो डीबीएमएस भी हमारा साथ चल रहा है और एमएस वर्ड भी, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज हमारा एमएस वर्ड खत्म हो जाए। और कल उम्मीद है पूरी पूरी कि मैं आपको आज शाम को जब ग्रुप खुलेगा मैं आपको टेलीग्राम पर मैसेज डाल दूंगी, और मैं कल आपकी 2 क्लासेस ले लूंगी, एक डीबीएमएस की और एक एमएस एक्सेल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये काम हम कल करेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड टेलीग्राम पर मैसेज डाल दूंगी। ओके, कल पूरी उम्मीद है कि हम 2 क्लासेस ले लें। आई एम एब्सोल्युटली फाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। चलिए, डीबीएमएस पूरा नहीं हुआ है अभी, ठीक है। डीबीएमएस काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा है लास्ट की कुछ चीजें, तो उसी को कवर करेंगे। ओके जी, चलिए। तो अब कोई कमेंट नहीं कुछ नहीं, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया सारी चीजें। चलो अब आ जाओ यहाँ पर। डीबीएमएस की 8वीं जो क्लास है उसमें जस्ट आई केम टू इन्फॉर्म कि आई एम नॉट वेल, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि उस दिन काफ़ी तेज़ फीवर था मुझे, इसीलिए। तो डीबीएमएस की 8वीं क्लास है ही नहीं। ओके, मैं आई थी लाइव जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल। ओके जी, चलो अब पढ़ ले, हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। चलिए, तो अगला टैब कौन सा है एमएस वर्ड के अंदर, तो अगला टैब हमारे पास है डिजाइन टैब। ठीक है जी, अगला टैब इज डिजाइन टैब। और डिजाइन टैब के अंदर सबसे पहली चीज आपको क्या दिख रही है, थीम्स। थीम्स क्या करता है, थीम्स जैसे हम लोग अपने फोन के अंदर थीम्स अप्लाई करते हैं, तो थीम्स अप्लाई करने से क्या हो जाता है, थीम्स अप्लाई करने से बैकग्राउंड और आइकन्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थीम्स ग्रुप कौन से टैब में है, ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग में आया हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन बना है, तो आप याद रखेंगे जो थीम्स ग्रुप है वो डिजाइन टैब के अंदर है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जैसे हमारे फोन में थीम्स अप्लाई करने से, ये देखो ये थीम्स है, तो अगर जिस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा कलर में चेंजेस आ जाते हैं हल्के फुल्के से, जैसे आइकन्स चेंज हो जाते हैं, सेम वैसे ही। तो ये आपके पास थीम्स अवेलेबल है। ओके, इसके बाद है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आपको जैसे दिख रहा है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हो, तो अगर मैंने ये वाला अप्लाई कर रखा है,
डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, तो वो कैसे लिखेगा, टाइटल इस तरफ आएगा और उसके बाद हेडिंग 1 आएगी और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो ये क्या बताता है कि पहले टाइटल आएगा, फिर 1, हेडिंग 1 आएगी, उसके बाद इस तरीके से एक लाइन खींची जाएगी और फिर आपका डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा। यानी ये डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेटिंग है, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। और यहीं पर आपके फॉन्ट कलर्स हैं, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। जैसे आपने थीम्स ली थी ना, ये थीम्स ली थी और इसमें अगर आपको कलर चेंज करना है तो यू कैन। ओके, नेक्स्ट देखिए, थीम्स के बाद आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो अगला ग्रुप है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो डॉक्यूमेंट इनके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट कर सकते हैं जो मुझे गिवन था। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के बाद मेरे पास आता है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में क्या है, थीम्स है, टेक्सटाइल नहीं है अभिषेक। नेक्स्ट आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क आप लोगों को पता है वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क क्या होता है, जैसे आपको नोट्स मिलते हैं तो पीछे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है ना, डिम डिम सा, डिम कंटेंट बोलते हैं उसको। और जो वाटरमार्क होता है वो पिक्चर भी हो सकती है और टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में कौन है, वाटरमार्क। अगला ग्रुप है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में कौन है, वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क डिम्ड कंटेंट होता है। जैसे नोट्स के पीछे एकेडमी के नाम होते हैं तो वो डिम डिम लिखे होते हैं, तो ये डिम्ड कंटेंट होता है। और जो वाटरमार्क होता है वो टेक्स्ट और इमेज दोनों हो सकते हैं, टेक्स्ट और इमेज दोनों हो सकते हैं वाटरमार्क। ओके जी, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई सभी बच्चों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर पेज कलर है, तो आप पेज कलर अप्लाई कर सकते हो, पेज का कलर चेंज हो गया। ठीक है, और पेज का बॉर्डर, पेज का बॉर्डर जिस तरीके से आप अप्लाई करोगे तो पेज का बॉर्डर आ गया। तो बैकग्राउंड के अंदर वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर आता है। पेज कलर और पेज बॉर्डर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका डिजाइन टैब कंप्लीट। डिजाइन टैब के बाद हमारे पास आता है लेआउट। इंपॉर्टेंट, लेआउट में काफी चीजें हैं। लेआउट में सबसे पहले आता है, देखो, पेज सेटअप। सबसे पहले आता है पेज सेटअप नाम का ग्रुप। पेज सेटअप के अंदर है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, हाइपरनेशन, ये चीजें हैं, इनको पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो मार्जिन। मार्जिन जो नॉर्मल है, बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, नॉर्मल, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, वो कितनी है, बाय डिफॉल्ट 2.54 सेंटीमीटर है। ओके, तो सबसे पहली बात हम टैब लिखेंगे जिस टैब का नाम है लेआउट टैब। अगला टैब है लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर जो ग्रुप आया उसका नाम क्या था, लेआउट टैब के अंदर जो ग्रुप आया उसका नाम था पेज सेटअप। उसका नाम था पेज सेटअप। पहला ग्रुप है जिसका नाम है पेज सेटअप। और पेज सेटअप ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन आता है मार्जिन्स। मार्जिन्स कौन कौन सी हैं, तो मार्जिन्स होती है, आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, यहां पर मार्जिन्स लगा सकते हो। तो टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। और ये बाय डिफॉल्ट कितनी है, 2.54 सेंटीमीटर है। और किसके अंदर आती है, ये नॉर्मल के अंदर आती है, बाय डिफॉल्ट है जो। ठीक है, दिस इज बाय डिफॉल्ट, कि जब आपने कोई बदलाव नहीं किया तो मार्जिन कौन सी रहती है, 2.5 सेंटीमीटर रहती है। एक और मार्जिन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। गटर मार्जिन कौन सी होती है, मार्जिन एक और है जिसे हम गटर मार्जिन कहते हैं। और गटर मार्जिन से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन से आप क्या समझते हैं, तो गटर मार्जिन वो मार्जिन है जो बाइंडिंग, पेस्टिंग और स्पाइरल के लिए की जाती है। ठीक है, कि आप बिल्कुल अपना जो पेज है वो बिल्कुल लेफ्ट से शुरू कर रहे हो लिखना, तो फिर तुमने बाद में वो अपने नोट स्पाइरल के लिए दे दिए, तो बिल्कुल
अगर आपने लेफ्ट साइड से शुरू किया है लिखने के लिए तो वो सब तो स्पाइरल में चले जाएंगे ना, इसीलिए जगह छोड़कर, इतनी सी जगह छोड़कर लिखो, क्या पता वो नोट्स स्पाइरल करवाने पड़े तो, है ना। तो वो जगह जो होती है जो स्पाइरल बाइंडिंग और पेस्टिंग के लिए होती है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। तो मार्जिन फॉर, ये सभी बच्चों के लिए है टॉपिक, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में है, कंप्यूटर ऑपरेटर में भी है। ओके, मार्जिन फॉर बाइंडिंग, पेस्टिंग एंड स्पाइरल, इसे कहा जाता है गटर मार्जिन। ठीक है जी, तो मार्जिन हो गया पूरा। मार्जिन के बाद देखते हैं क्या है। मार्जिन के बाद है ओरिएंटेशन, वो दो टाइप का है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो टाइप का है, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, दिस, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, और लैंडस्केप मतलब दिस। पोर्ट्रेट मतलब ऐसा, लैंडस्केप मतलब ऐसा। तो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन एमएस वर्ड का क्या है, तो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट क्या है, पोर्ट्रेट। ठीक है, एमएस वर्ड का पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट जो है वो पोर्ट्रेट है। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट के बाद आता है साइज। साइज यानी पेज का साइज। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट पेज का साइज क्या होता है, बताइए। बाय डिफॉल्ट पेज का साइज क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पेज के साइज में साइज कौन कौन से आते हैं, A3, A5, A4, उसके बाद लेटर, एग्जीक्यूटिव, लीगल, ये सब आते हैं। ओके, बता रहा है कोई कुछ? बाय डिफॉल्ट पेज का साइज क्या है? A4 गलत है, सभी का गलत है। बाय डिफॉल्ट लेटर होता है साइज, बाय डिफॉल्ट लेटर होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इज लेटर, A4 नहीं है। अभी मैंने पूछा, ये साइज है देखो, लेटर, टेब्लॉइड, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, B4, B5, एनवलप, एनवलप मोनाच, ये सब। ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट लेटर है। और लेटर का साइज कितना होता है, लेटर का साइज होता है 8.5 इंटू 11 इंचेस में। और 8.5 कहाँ से है, वो हॉरिजॉन्टली 8.5 है और वर्टिकली 11 है। ये क्वेश्चन भी देखा देखा क्वेश्चन है एग्जाम में, बैंकिंग में था, लेकिन था कि बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज है वो क्या होता है। उन्होंने नहीं पूछा कि लेटर होता है, उन्होंने साइज दे रखा था। ऐसा क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगला क्वेश्चन सुनिए। हाफ ऑफ A4 पेज क्या है? हाफ ऑफ A4 पेज, बताइए। हाफ ऑफ A4 पेज इज A5। अब इनका साइज लिख लीजिए। A4 का साइज है 210 इंटू 297 mm, और A5 का है 148 इंटू 210 mm। ये साइज है इनके। अमन यादव, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। तुम थे पहली क्लास में, संडे को हुई थी। ट्वाइस ऑफ A4 पेज, ट्वाइस ऑफ A4 पेज क्या होता है, वो होता है A3 पेज। ये तो पेजेस के नाम है, A4 पेपर साइज, लीगल, एग्जीक्यूटिव, ये सब पेपर है। A4 का साइज कितना है
210 इंटू 297 mm और इसका साइज है 297 इंटू 420 mm। ये साइज है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम का है, स्टेट एग्जाम का है किसी, कि ट्वाइस ऑफ A4 पेज क्या है। तो इसीलिए ये मैंने आपको दोनों लिखाए हैं, हाफ और ट्वाइस। A4 पेज होता है जिसमें हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना, वो वाला, तो उसका हाफ और ट्वाइस क्या होता है। ये साइजेस हैं इनके, ठीक है जी। नेक्स्ट, अमन यादव ने एक मैसेज किया। उसका अमन आपका वाला ना, आपका ही तो नाम आया है अमन यादव। 43911315 सेम है अमन। अच्छा वो 16 है, 7542816। आईडीज अलग है, नाम देखो दोनों के सेम है, अमन यादव। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कॉलम्स। कॉलम्स ये दिख रहा है सभी को, न्यूज़पेपर में देखते होगे आप कॉलम्स, है ना। न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स क्या होते हैं देखिए। अगला ग्रुप आता है कॉलम्स। कॉलम्स कैसे होते हैं, ये आपका पेज है। न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि सपोज आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है, तो यहां खत्म होने के बाद वो अगले पेज में यहां शुरू होगा। लेकिन कॉलम्स में क्या होता है, इस तरीके से लिखा होता है। यहां लिखा है, फिर इसके बाद यहीं पर नेक्स्ट पेज में इस तरीके से, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर्स भी आते हैं। यहां लिखा है, ये अब 3 कॉलम्स बने हुए हैं, यहां पे लिख दिया, ये इसको कॉलम्स कहते हैं। ओके जी, दिस इज कॉलम्स। सॉरी। नेक्स्ट इज हाइपरनेशन, समझते हैं हम, ठीक है। हाइपरनेशंस क्या होता है, अगली टर्म है हाइपरनेशंस। हाइपरनेशंस क्या होता है, हाइपरनेशंस क्या है, जैसे आपका पेज ना यहां पर खत्म हो रहा है, तो जब आपका पेज यहां खत्म हो रहा है, आप कोई वर्ड लिख रहे हो, उसकी स्पेलिंग बड़ी है और वो इस लाइन में कंटिन्यू नहीं हो पा रही, तो तुम डैश लगा के नीचे से लिखते हो, इसको हाइपरनेशन कहते हैं। कि अगर कोई स्पेलिंग लिख रहे हो और वो बड़ी है तो पूरी नहीं आई, तो डैश लगा के हम नीचे कंटिन्यू करेंगे। और जो हाइपरनेशन होता है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट पर, ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब जस्टिफाई पर ऑटोमेटिकली कैसे अप्लाइड है उसको समझते हैं। जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है आपकी, उसमें राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों से चीजें बराबर हो जाती है। तो अगर आप कोई स्पेलिंग लिख रहे हो और वो यहां पर पूरा नहीं आ रहा, तो वो आगे थोड़ी कंटिन्यू करने देगा, क्योंकि उसने लेफ्ट और राइट दोनों जगह से चीजों को बराबर करना है, तो वो डैश लगवाएगा और नीचे से लिखवाएगा। ये हाइपरनेशन टर्म है और ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड होती है जस्टिफाई अलाइनमेंट पर। ओके जी, ओके रविकांत, मैं इस मुझे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा कि कौन सी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। धर्मा यादव, आई हैव टू चेक द सिलेबस ना, उसके बाद मैं कंफर्मेशन दे सकती हूँ इस बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में 2 चीजें हैं, एक इंडेंट और एक स्पेसिंग। नेक्स्ट है पैराग्राफ। अगला ग्रुप कौन सा आ रहा है, पैराग्राफ। कॉलम्स के बाद ग्रुप है पैराग्राफ। अब आपको पैराग्राफ में अगर मैं बोलूं इंडेंट करना और पैराग्राफ में स्पेस देना, इन दोनों में डिफरेंस तो पता होगा। क्योंकि जब हम लाइन स्पेसिंग की या पैराग्राफ स्पेसिंग की बात करते हैं, तब क्या मतलब होता है, ये 2 लाइंस हैं, इनके बीच में वर्टिकली कितनी स्पेस है, इसको हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं, है ना। लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। और जब हम इंडेंट की बात कर रहे होते हैं, तो इंडेंट क्या होता है, ऊपर ऐसा एक रूलर आता है, स्केल, और उसके ऊपर ये चीज बनी हुई आती है। तो इसका क्या मतलब है, आपका टेक्स्ट यहां से शुरू होगा और यहां खत्म होगा, तो ये इंडेंट है। इंडेंट मुझे क्या बता रहा है कि आपकी लाइन कहां शुरू होगी और कहां खत्म होगी।
लेकिन लाइन स्पेसिंग ने क्या बताया कि 2 लाइंस के बीच में कितनी स्पेस अवेलेबल होगी, तो दोनों बातों में डिफरेंस था ना। ओके, तो पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, और इसके अंदर 2 ऑप्शंस आए, इंडेंट और स्पेस, दोनों दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। इंडेंट और स्पेस मैंने दोनों आपको डिफरेंसेस बताए कि इंडेंटेशन क्या होता है और स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है अरेंज। अरेंज में हमने एक रैप टेक्स्ट पढ़ना है, इसकी मैं फोटो भी दिखाती हूं आपको। नेक्स्ट आता है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप के अंदर है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट देखो कैसा होता है, मैं इसकी फोटो दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको फोटो देखते ही। रैप टेक्स्ट, इनवर्ड, किसी ने फोटो नहीं दिखाई रैप टेक्स्ट की, ऐसे क्या हो गया। अच्छा, रैप टेक्स्ट इन एक्सेल लिख दिया, रुको, रैप टेक्स्ट इन वर्ड। हाँ ये देखिए, सॉरी, ये दिख रही है सभी को फोटो, दिस फोटो दिख रहा है सभी को। इसमें बीच में एक फोटो है और इसके साइड में क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, एक फोटो के साथ टेक्स्ट को एडजस्ट किया कि आप उसको कैसे लिखना चाहते हैं। और अगर मैं हम और फोटोज देखें इसकी, तो ये देखिए, ये दिख रहा होगा सभी को, यहाँ पर बीच में एक पिक्चर है और तुमने टेक्स्ट किस तरीके से लिखा है, ठीक है। इनमें और इनमें डिफरेंस है, इसमें पिक्चर के इस साइड और इस साइड टेक्स्ट है, इसमें पिक्चर के ऊपर नीचे साइड में सारी जगह टेक्स्ट है। तो दिस इज रैप टेक्स्ट, ओके जी। इसे क्या कहते हैं, हम रैप टेक्स्ट कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन। तो नेक्स्ट इज रैप टेक्स्ट, यानी देखो एक्सेल में और वर्ड में दोनों का अलग अलग काम है। अगर तुम एक्सेल में बात करो तो बिना बिना एंटर प्रेस किया आप नेक्स्ट लाइन में चले जाते हो, रैप टेक्स्ट में अगर हम एक्सेल में बात करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, रैप टेक्स्ट वर्ड में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, किसको, एडजस्ट टेक्स्ट विद द पिक्चर, कि आप उसमें कैसे पिक्चर के साथ टेक्स्ट को एडजस्ट कर रहे हैं, ओके जी। सबीर, मैं लेखपाल के लिए तो पढ़ा ही नहीं रही ना आपको, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो पूरा हो जाएगा, वो तो पूरी उम्मीद है। ओके रविकांत, मैं के मैप वाला बात कर लेती हूँ उस पर, कि ये वाला पीडीएफ अगर अपलोड नहीं हुआ है तो ओके। देखिए, हिंदी में थोड़ा सा और इलाबोरेट कर रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा और लिख के दे देती हूँ आपको, या तो देख लो। ये जब आप रैप टेक्स्ट में जाते हो ना, अभी यहाँ पे इमेज नहीं है, जब आप रैप टेक्स्ट में जाते हो तो एक ड्रॉप डाउन खुलता है, तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, उनके बारे में एक दो चीज़ें मैं लिख कर दे रही हूँ आपको। जैसे कि आप इमेज और टेक्स्ट को कैसे लिखना चाहते हो, ओके, ऐसे इमेज या ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, फिर पिक्चर फॉर्मेट टैब में जाकर रैप टेक्स्ट विकल्प चुनें।
अब इसमें जो विकल्प आते हैं ना वो लिख लेते हैं, मतलब ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं, आप किस तरीके से इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन इसमें आता है एक स्क्वायर, एक आता है टाइट, या इसके अंदर आता है इनसाइड, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे विकल्पों का, मतलब इन ऑप्शंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें हम टेक्स्ट को ही एडजस्ट करते हैं पिक्चर के साथ, ठीक है जी, टेक्स्ट और पिक्चर को एडजस्ट करते हैं इन्हीं ऑप्शंस के साथ। अच्छा, सेम सिलेबस है। एएसआई वालों को तो बहुत हद तक सिलेबस हो गया, और अब मेरा एक दो क्लासेस कम है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों का सिलेबस अब खींचूंगी भी, क्योंकि मैं कल भी 2 क्लासेस लूंगी, इसलिए अब जल्द हम डाटा स्ट्रक्चर भी शुरू करने वाले हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। ओके, तो ये हमारा अरेंज के अंदर रैप टेक्स्ट हो गया, जिसमें हमने इमेज और टेक्स्ट को एक दूसरे के साथ अरेंज किया। नेक्स्ट आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में सबसे पहला ग्रुप क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब क्या है, विषय सूची यानी इंडेक्स। अगला टैब है रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो पहला, सबसे पहला ग्रुप आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या बनता है, इंडेक्स यानी विषय सूची, विषय सूची बनती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है, आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फुट नोट। ठीक है, नेक्स्ट फुट नोट। फुट नोट्स इंसर्ट करना है आपने। फुट नोट, एंड नोट, फुटर, हेडर, इन सब में डिफरेंस है। एंड नोट की भी बात करेंगे। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, ये शॉर्टकट की है। देखो अब इनमें क्या डिफरेंस है, नहीं हुआ, डीबीएमएस खत्म नहीं हुआ। एमएस वर्ड भी एक्चुअली संडे को शुरू हुआ था, तो वो उसी दिन नहीं खत्म हुआ था, बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी, तो इसीलिए ये दोबारा चल रहा है, ठीक है। तो आई थॉट कि हम इसे खत्म कर लेते, क्योंकि डीबीएमएस अभी बड़ा है। मैं ऑलरेडी बता दिया, तुम लोग लेट आकर फिर वही पूछते हो। फुटनोट, एंड नोट और फुटर को समझो। जब हम हेडर की बात करते हैं, तो हेडर कहाँ होता है, एवरी पेज की हेडिंग है हेडर, एवरी पेज की हेडिंग है हेडर। जब हम फुटर की बात करते हैं, तो फुटर क्या होता है, एवरी पेज का बॉटम है, वो हर एक पेज के बॉटम में होगा। लेकिन जब आप लोग फुट नोट की बात करते हो, जब फुट नोट की बात करते हो, तो वो करंट पेज का बॉटम है, करंट पेज के बॉटम में है वो। करंट पेज के बॉटम का क्या मतलब है, जैसे ये आपका करंट पेज इस टाइम खुला हुआ है, जो खुला हुआ पेज है दैट इज करंट। तो तुमने यहां पर स्टार लगाया और इसके बारे में नीचे नोट बनाकर लिखा, ये होता है आपका क्या, फुट नोट। ये क्या होता है, फुट नोट, ठीक है। और जब आप एंड नोट की बात करते हो, तो एंड नोट कहां आता है, बुक के लास्ट में, लास्ट में, एंड में, ठीक है जी। ये डिफरेंस है दोनों में। अब बताइए व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एंड नोट। जी पाइवेट टेबल इसमें आता नहीं है ना, इसीलिए आज बात नहीं करेंगे। एक्सेल में आता है, तो एक्सेल में बात करेंगे उसके बारे में। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी,
ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ये आपकी शॉर्टकट की है, ठीक है जी। डी 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 डी, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब तो रेफरेंसेस में इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, ये हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास साइटेशन। साइटेशन सुनो क्या होता है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इसको सुनते हैं। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी है बच्चों, ई नहीं है। मनीष जी लिसन एवरीवन, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक्चुअली क्या हुआ था कि संडे, क्योंकि एएसआई वाले बच्चे बहुत देर से फ्री बैठे हुए थे, जिसकी वजह से संडे को एक स्पेशल क्लास लगी थी, दैट वाज ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है। लेकिन मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो एक दिन में टॉपिक खत्म नहीं हो पाया था, और बीच में केवीएस की मैराथन भी आ गई थी, जिसकी वजह से 2-3 दिन का गैप पड़ गया, और आपकी क्लास फिनिश नहीं हो पाई थी एमएस वर्ड की, जो पेंडिंग रह गई है। और ये छोटा सिलेबस है, इसीलिए ये जल्दी फिनिश हो जाएगा। डीबीएमएस तो चलता रह जाएगा, ठीक है जी। इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर तो फिनिश हो जाए फिर दूसरा शुरू किया करो। एएसआई वाला बच्चा कहाँ जाएगा, वो भी तो देखना है। तो वो तो पूरे डीबीएमएस में खाली बैठा है, एएसआई का बच्चा, वो भी देखना पड़ता है। नहीं, ऑपरेटर वालों के लिए है, ये ऑपरेटर वालों के लिए है। ये नहीं सुना जब मैंने कहा कि ऑपरेटर वालों के लिए है। नेक्स्ट ये सुनो, अब साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या होता है। जैसे अगर मैं पीएचडी कर रही हूं तो मुझे रिसर्च करना होगा ना, तो मुझे कुछ रिसर्च पेपर्स देखने होते हैं। जैसे मुझे लिटरेचर पर किसी एक टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, तो कैसे लिखा गया रिसर्च पेपर, मैं एक फॉर्मेट देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो रिसर्च पेपर्स यहाँ पर पब्लिश हैं। जैसे ये शिकागो, एपीए देखो 16th एडिशन, 6th एडिशन, जीबी 7714, गोस्ट, नेम सॉर्ट, हार्डवर्ड, एंजिला, ये सब लिटरेचर या साइकोलॉजी, इनसे रिलेटेड ये चीजें क्या है, दीज आर द रिसर्च पेपर थीसिस के, तुम इससे रेफरेंस ले सकते हो। ये है यहाँ पर साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। एफ है, 7 नहीं है, एफ है, गोलू प्रजापति। नेक्स्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बाद आता है कैप्शन। अब कैप्शन क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हो कि ये मेरी बुक है कोई, ठीक है। बुक में यहाँ पर कोई इमेज है, इमेज के नीचे लिखा होता है इमेज 4.2 करके लिखा होता है कुछ एक लाइन। फिर आपने देखा होगा एक टेबल बना हुआ है, तो उसमें लिखा है टेबल 1.1 और उसके बारे में एक लाइन। ये जो लिखा गया है इसी को कहते हैं कैप्शन। अब तुम लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे फोटोज डालते हो, तो एक लाइन में कैप्शन लिखते होंगे ना तुम लोग, ठीक है। तो वही कैप्शन है यहाँ पर, जो यहाँ पर ये रहा ऑप्शन कैप्शन का, दिस इज द ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप आता है कैप्शन, कैप्शंस। तो रेफरेंसेस टैब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टैब है मेलिंग्स। मेलिंग्स में एक ही काम होता है, मेलिंग टैब के अंदर अगला टैब है मेलिंग्स। मेलिंग्स टैब एक ही टैब है जिसके अंदर एक ही काम हो रहा है, और उस काम का नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज, मेल मर्ज का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, सुनो अब।
मेल मर्ज क्या है? सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप तो कब का कंप्लीट हो चुका है सत्येंद्र जी? डेमो में हुआ था सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, ये तो मेरा दूसरा और तीसरा डेमो था। अमन कुमार जी, आधे आधे चैप्टर नहीं हुए, आई थिंक आपको पता नहीं है इस बारे में, है ना? पहले अपना सिलेबस पूरा प्रॉपर देखा करो, क्लास में ध्यान से सुना करो, उसके बाद काम किया करो। ठीक है जी। चलिए सुनिए। एक दो क्लास में हमारे स्टूडेंट्स है, तुम लोग पहले आके ना आराम से मेरे से अच्छे से आर्ग्यूमेंट कर लिया करो, उसके बाद हम पढ़ लिया करेंगे। मेल मत सुनो, जैसे सपोज मुझे शादी का कार्ड भेजना होता है, शादी का कार्ड भेजना है, ठीक है? तो शादी का कार्ड भेजने के लिए हम क्या करते हैं, शादी का कार्ड जो है उसका जो मैटर होता है वो सेम है, दूल्हा दुल्हन और जो भी नाम है वो सब सेम है, इनविटेशन सेम है, लेकिन उसमें अलग क्या होता है, सिर्फ जिन लोगों को भेज रहे हैं उनका नाम अलग होता है, ठीक है? और कुछ नहीं होता। तो तुमने अपनी शादी पे 500 लोगों को बुलाना है, तो 500 बार मैटर, पूरा मैटर, और जिन लोगों को इनविटेशन भेज रहे हो वो सब थोड़ी लिखोगे, नहीं लिखोगे ना। आप चाहोगे कि आप एक बार लिखो और ऑटोमेटिकली लोगों के नाम आते चले जाएं जिनको भेज रहे हो, ऐसा आप करना चाह रहे हो, ठीक है? तो मेल मर्ज क्या होता है, जब एक मैसेज या मेल, सिर्फ मैसेज या मेल नहीं है, लेटर भी होते हैं, मैसेज, मेल या लेटर, बहुत सारे लोगों को भेजने हो, मतलब एक ही कंटेंट जो है वो बहुत लोगों को भेजना है, तब तब हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैसे, देखो, सपोज करो कि मैं किसी कंपनी में काम करती हूं, सुनिए, जैसे सपोज मैं किसी कंपनी के एचआर हूँ और मैंने 10 लोगों को एक सेम पोजीशन के लिए हायर किया है और उनकी सैलरी भी सेम है, ठीक है? उनकी सैलरी भी सेम है और सेम पोजीशन पर मैंने हायर किया है। तो अब मैं ऑफर लेटर बनाऊंगी, तो मैं क्या चाहूंगी कि मैंने 20 लोगों को हायर किया है सेम पोजीशन पे सेम सैलरी के साथ, तो क्या मैं 20 बार ऑफर लेटर लिखूंगी? नहीं ना, मुझे बड़ा टाइम वेस्ट लग रहा है ये, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, मेल मर्ज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सॉरी, अब ये डॉक्यूमेंट लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मेल मर्ज का। तो मेल मर्ज का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट मेल मर्ज करोगे। तो स्टार्ट मेल मर्ज करते ही आप इसके अंदर एक ही डॉक्यूमेंट लिखोगे। स्टार्ट मेल मर्ज में जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है वो लिखा जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, जो सबका सेम है वो आपने लिख दिया एक बार, ठीक है? सोर्स डॉक्यूमेंट आपने लिख दिया। यहां पर स्टेप है आपका, देखो, मेल मर्ज में क्रिएट एनवलप्स लेबल्स, एनवलप्स, ठीक है? लेबल्स, लेबल्स क्या होता है, ये एनवलप है, इसके ऊपर यहाँ एड्रेस लिखा होता है, वो बनाना है, डिलीवरी एड्रेस लिख लो उस पर, लाइक दिस, ठीक है? उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज है, तो तुम लेटर भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, एनवलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, ये सब भेज सकते हो। तो ये की पॉइंट्स आएंगे आपके पास कि जब आपको एक लेटर सेम लोगों को भेजना है, आप चाह रहे हो, तो वो किससे होगा, तो वो मेलिंग टैब के अंदर मेल मर्ज है। तो मेल मर्ज लेटर, ईमेल, एनवलप्स, लेबल, डायरेक्टरी, ये सब भेजता है, ठीक है? तो इस पॉइंट को भी नोट कर लो, लेटर, ईमेल,
डायरेक्टरी, लेबल, एनवलप्स, ये सब बनाने के काम में आता है मेल मर्ज। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने स्टार्ट मेल मर्ज किया तो आपको लेटर बनाना है, ईमेल मैसेज बनाना है या एनवलप एक जैसा बनाना है, किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो जो आपने बनाना है, आपने बनाया, पहला सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया। ठीक है, अब जो मेरे बाकी के लोग थे, देखो एक सोर्स डॉक्यूमेंट तो मैंने बना दिया, एक सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने बना दिया है जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट है, और मैंने कंपनी में हायरिंग करी है, तो मैंने 20 लोगों की हायरिंग करी है सेम पोजीशन पर। तो उसमें क्या चीजें बदलेंगी, उसमें एम्प्लॉय का नेम बदलेगा, उसमें क्या क्या बदलेगा, एम्प्लॉय का नेम बदलेगा, एम्प्लॉय का एड्रेस बदलेगा, एम्प्लॉय का फोन नंबर बदलेगा, और अगर ईमेल आईडी है रखना चाह रहे हो आप तो वो बदलेगा। तो ये 4 चीजों की वजह से तुम 20 बार थोड़ी लिखोगे। ठीक है, तो ये जो 4 चीजें हैं ये कहाँ से उठाई जाएंगी उन 20 लोगों की, तो आप जाओगे यहाँ इस पर, इसमें क्या है, राइट एंड इंसर्ट फील्ड। देखो जब मैं इसे क्लिक करूंगी तो क्या आता है, देखिए अभी तो डिसेबल्ड है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है इस पे। तो जैसे ही इसके बाद आप लोग क्लिक करते हो, स्टार्ट मेल मर्ज स्टार्ट हो गया, इसमें आपने सोर्स डॉक्यूमेंट बना दिया। तो सेकेंड स्टेप इसमें आता है इंसर्ट फील्ड का, सेकेंड स्टेप इसके अंदर आता है इंसर्ट फील्ड का। जो आपकी चीजें अलग अलग थी, जैसे ईमेल आईडी, फोन नंबर और कस्टमर का नेम और एड्रेस, ये 4 चीजें अलग थी, वो किस में बनेगी, इंसर्ट फील्ड में बनेगी। और इंसर्ट फील्ड में एक टेबल खुलकर आएगा आपके सामने इस तरीके से। तो इसमें यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। जो ऑप्शन चाहिए उसको रखो, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। तो मुझे जो 4 ऑप्शन चाहिए थे मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया, रख लिया, और मैंने अपने 20 लोगों की उसमें एंट्री कर दी। तो ये चीजें इंसर्ट फील्ड में की जाएगी। तो इंसर्ट फील्ड बनाने के लिए आपके पास एक्सेल जैसी शीट आती है। तो इंसर्ट फील्ड के लिए आपके पास क्या आ रहा है, एक्सेल जैसी शीट आ रही है, और एक्सेस भी आ सकता है लेकिन पावर पॉइंट नहीं आएगा। तो इंसर्ट फील्ड मेरे पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली है। ठीक है, इंसर्ट फील्ड। नेक्स्ट, इंसर्ट फील्ड होने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे आप इंसर्ट फील्ड करते हैं ना, तो इस तरीके से ये वाले एरोज आते हैं, इसके अंदर लिखा होता है नेम, इसके अंदर लिखा होता है एड्रेस, इसके अंदर लिखा होता है फोन नंबर। तो ये एरोज आते हैं। ये मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, क्योंकि इन एरोज के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए दे रही हूँ ये एक्सप्लेनेशन। उसके बाद तुम लोग एंड मेल मर्ज कर देते हो। जैसे ही तुम एंड मेल मर्ज करते हो वैसे ही आपका एक डॉक्यूमेंट 20 बार आने लग जाता है। ठीक है, 20 बार आने लग जाता है, और उसके अंदर ये जो फील्ड थे वो डाटा कहां से उठाते हैं, इंसर्ट फील्ड से उठाते हैं। कहां से डाटा उठाते हैं, इंसर्ट फील्ड से डाटा उठाते हैं। ठीक है, जो चीजें अलग अलग थी वो सब। नेक्स्ट, तो ये था आपका मेल मर्ज। ये देखिए मेल मर्ज के अंदर सिर्फ इतना ही है, क्रिएट। क्रिएट में आप एनवलप, लेबल्स बना सकते हैं। जब आप स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं तो मेल मर्ज में आप लेटर, ईमेल मैसेज, एनवलप्स, लेबल, डायरेक्टरी, ये सब बना सकते हैं। उसके बाद राइट एंड इंसर्ट फील्ड करते हैं, जिसके अंदर एक्सेल की शीट आती है, जो फील्ड चाहिए वो रखोगे, बाकी डिलीट कर दोगे। उसके बाद आप फिनिश करते हो, फिनिश एंड मर्ज। तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट 20 बार आ जाएगा, और वो फील्ड कहां से उठाएगा, नाम वगैरह कहां से उठाएगा, वो सब वो एक्सेल की शीट से उठाएगा जो आपने इंसर्ट फील्ड के अंदर बनाई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है रिव्यू टैब, वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू टैब में पहला है प्रूफिंग ग्रुप, अगला ग्रुप आता है प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप के अंदर क्या कौन कौन से ऑप्शंस हैं, प्रूफिंग, सॉरी पहले तो टैब लिखेंगे ना, अगला टैब है रिव्यू टैब।
रिव्यू टैब के अंदर पहला ग्रुप कौन सा है? प्रूफिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप में पहला ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के अंदर ये रहा पहला ऑप्शन, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की क्या है? F7 है। अगर रेड अंडरलाइन आता है तो उसका मतलब है कि आपने स्पेलिंग एरर किया है, स्पेल एरर है रेड अंडरलाइन का मतलब, स्पेलिंग में गलती है। जब ग्रीन अंडरलाइन आता है तब उसका मतलब है कि ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामर में कुछ एरर है, तब ग्रीन अंडरलाइन आता है, ग्रामेटिकल एरर। और जब ब्लू अंडरलाइन आता है तब तो वो लिंक होता है, यानी हाइपर लिंक होता है वो तो। इसके बाद आता है थिसॉरस। थिसॉरस की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7। और थिसॉरस क्या बताता है? सिनोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम बताने का काम करता है। MS वर्ड की डिक्शनरी भी कहा जाता है थिसॉरस को, ठीक है। थिसॉरस के बाद आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट में एक ही तरीके का क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने वर्ड काउंट खोला तो यहां पर क्या आया? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या लिखा है? पेजेस। मतलब जो आपने कितने नंबर ऑफ पेजेस खोले हैं, उन पेजेस के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं बिना स्पेस के और स्पेस के साथ, कितने पैराग्राफ्स हैं और कितनी लाइंस है। तो वर्ड काउंट से एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया कि वर्ड काउंट इनमें से किसे काउंट नहीं करता। तो अगला ऑप्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट किन किन को काउंट करता है? तो वर्ड काउंट इट विल काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स, कि आपने जो लिखा है उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। इन सभी को काउंट करता है वर्ड काउंट। ओके जी। कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, इन सभी चीजों को काउंट करता है वर्ड काउंट। नेक्स्ट, वर्ड काउंट के बाद आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? टिप्पणी होती है कमेंट। कमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। जैसे ही आप कमेंट्स उठाते हो, देखो मैंने यहां कमेंट्स पे क्लिक किया, न्यू कमेंट, तो देखो क्या हुआ, एक रेड कलर की लाइन आई और इस तरीके से एक रेड कलर का डब्बा आ गया। तो मतलब आपने जो लाइन डॉक्यूमेंट में लिखी है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करना चाहते हो, तब आप कमेंट में लिखते हो। कमेंट जो होता है वो डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन वो पार्ट नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट का, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा समझाने के लिए आपने लिखा है, उसे हम क्या कहते हैं? कमेंट। इसके बाद ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस का। इसके बाद ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस का। तो ट्रैक चेंजेस के लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूं, और वो एग्जाम्पल है 3 इडियट मूवी का। तो 3 इडियट मूवी में आप लोगों ने चतुर की स्पीच सुनी थी, और वो सिनेरियो भी आपने देखा था कि जब चतुर स्पीच बनवा रहा था, उस टाइम पर कोई कॉल आता है और वो चला जाता है। उस बीच में आमिर खान उसके डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज कर देते हैं और फिर उसके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो अगर चतुर इस बात का ध्यान रखता कि तुम अपने डॉक्यूमेंट को ऐसे ही छोड़कर मत जाओ, उसमें ट्रैक चेंजेस ऑन करके जाओ, तो वो आपको रिफ्लेक्ट कर देता कि जब आप उस सीट पर नहीं थे तो क्या क्या बदलाव आपके डॉक्यूमेंट में किया गया है। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट कैसे होती है, कैसे हम नॉर्मल वर्क में इसको लेकर आते हैं। जैसे आप और मैं, 3 या 4 लोग, एक टीम के मेंबर एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं 2 दिन के लिए छुट्टी में चली गई हूं। उस बीच पर किसने क्या काम किया डॉक्यूमेंट पर, वो ट्रैक चेंजेस मुझे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, कि दूसरे बंदे ने क्या बदलाव किए थे वो मुझे दिखें। ये काम करता है ट्रैक चेंजेस। अब मुझे बताइए कि इतना सबको समझ आया? यस एवरीवन, एक बार कमेंट करके बताइए मुझे जरा। एक स्टूडेंट है भाई, सॉफ्टवेयर, उसके टाइप्स, उसके एप्लीकेशन टाइप जो हैं वो सब कवर हो चुके हैं।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। गुड, सब क्लियर है तो अच्छी बात है। हिंदी में इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव जैसे जोड़ना, हटाना या फॉर्मेटिंग करना, को रिकॉर्ड करने और देखने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ये आपका ट्रैक चेंजेस का काम है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्रैक चेंजेस के बाद आता है कंपेयर। कंपेयर के अंदर देखो, कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट खुले हैं तब भी आप उनको कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो, उनमें से कंटेंट उठाकर एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो, दो डॉक्यूमेंट खोलकर आपस में उनका कंपैरिजन कर सकते हो। ये काम कंपेयर करता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट आता है, लेकिन प्रोटेक्ट कैसे है? रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग है। अगला ग्रुप देखिए, अगला ग्रुप है कंपेयर। कंपेयर ने क्या किया? दो डॉक्यूमेंट्स को खोला और हमने उसमें कंपैरिजन किया, या दो डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर आपने एक डॉक्यूमेंट में कोई एडिटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट। लेकिन प्रोटेक्ट कैसा प्रोटेक्ट है? पासवर्ड वाला प्रोटेक्ट नहीं है, ये है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यानी सिर्फ एडिटिंग नहीं होगी, सिर्फ एडिटिंग नहीं होगी, बस कोई एडिट नहीं कर सकता उसको, वो प्रोटेक्शन है। ना कि फाइल का पासवर्ड लगा हुआ है, सिर्फ एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन कर रखी है, यानी कोई और आकर बदलाव नहीं कर सकता। पासवर्ड वाला नहीं है। जो पासवर्ड वाला होता है प्रोटेक्ट, वो किसके अंदर आता है? फाइल टैब के अंदर आता है। ठीक है जी। आज एमएस वर्ड खत्म होगा, ताकि मुझे बीच बीच में बार बार ये इश्यूज नहीं चाहिए कि मैम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है व्यू टैब, क्योंकि व्यू और फाइल टैब ही रह गए अब, इसीलिए ये खत्म करके ही जाओगे तुम लोग। अगला टैब है व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर आता है टाइप्स ऑफ व्यू। टाइप्स ऑफ व्यू यानी किस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट खोल सकते हो। तो सबसे पहला टाइप का व्यू आता है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू को हम प्रिंट लेआउट व्यू के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। दिस इज बाय डिफॉल्ट व्यू। बाय डिफॉल्ट व्यू यानी ये व्यू कैसा दिखता है? ये आपका पहला पेज, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये जो पेजेस हमको इस तरीके से दिखते हैं, ये पेज लेआउट व्यू है, जिसको हम प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। और इसी तरीके से जब हम वर्ड खोलते हैं तो वो ऐसा ही दिखता है। ठीक है। दूसरा व्यू आता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू का क्या मतलब है? कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फुल स्क्रीन पर खुल जाएगा, ऊपर टैब्स वगैरह नहीं आएंगे। तो ओपन द डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन, इन फुल स्क्रीन, पूरे स्क्रीन पर ओपन करता है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, ये देखो व्यू टैब में रीड मोड जैसे ही मैंने करा तो ऊपर के टैब वगैरह सब हट गए, सिर्फ ऊपर एक टाइटल बार आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, अगर मैं ड्राफ्ट व्यू करती हूँ, सॉरी वेब लेआउट व्यू करती हूँ, तो जिस तरीके से एक वेब पेज खुलता है ना, सेम वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट खुलता है।
नेक्स्ट आउटलाइन व्यू में देखो, आउटलाइन व्यू में यहाँ पे छोटा सा बुलेट आया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये छोटा सा बुलेट आया और हेडिंग लिखी हुई है, ये समझाती हूँ आपको, इसका क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट व्यू देखिए, तीसरा व्यू है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में क्या होता है, जैसे विकिपीडिया होता है, विकिपीडिया में आपने देखा होगा यहाँ पर एक बुलेट आता है और यहाँ पर हेडिंग लिखी होती है, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ये बुलेट है। जब इस बुलेट को क्लिक करते हो ऐसा आपको विकिपीडिया पे लिखा हुआ दिखता है ना, विकिपीडिया पे ऐसे बुलेट है और यहाँ हेडिंग है। जब इस बुलेट को क्लिक करते हो तो इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन होती है, वो नीचे खुल जाती है। जब इसे क्लिक करते हो तो ये उसके अंदर चली जाती है, ये आप लोगों ने देखा होगा विकिपीडिया पर। तो यही आपका आउटलाइन व्यू है। तो इसमें क्या आ रहे हैं, बुलेट्स, बुलेट्स आ रहे हैं और यहाँ पर हेडिंग लिखी होती है, हेडिंग्स आती है, यानी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर काम किया जाता है। यहाँ पर पिक्चर्स और इमेजेस नहीं लग सकती, पिक्चर्स और इमेजेस नहीं आ सकती यहाँ पर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है लेकिन पिक्चर और इमेजेस नहीं आ सकती, और सिर्फ हेडिंग्स आती हैं और बुलेट्स आते हैं और सिर्फ टेक्स्ट पर काम किया जाता है बस। ऐसा ही हमारे पास ड्राफ्ट व्यू है। ड्राफ्ट व्यू में भी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर काम होता है, ओनली टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो एडिटिंग करनी है करो। इसमें ना तो इमेज लग सकती है इस व्यू में, ना पिक्चर आ सकती है, ना ही हेडर एंड फुटर लग सकता है, और ना ही पेज ब्रेक हो सकता है। इनमें से कोई काम नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई काम नहीं होगा, सिर्फ सिंपल एक टेक्स्ट आएगा जो तुम लिख रहे हो बस, और कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू क्या करता है, जिस तरीके से वेब पेज खुलता है सेम वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट खुलता है। जैसे ऊपर यहाँ पर अर्थ आने लगती है और यहाँ पर एक एड्रेस बार आता है जिसमें आप www.facebook.com लिखते हो ना, सेम वैसा ही आपका पेज यानी आपका डॉक्यूमेंट खुलता है। ओपन द डॉक्यूमेंट लाइक अ वेब पेज, जैसे वेब पेज खुलता है सेम वैसे ही, जैसे ब्राउजर पर वेब पेज खुलता है वैसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है यहां पर ऑप्शन व्यू के अंदर आता है नेक्स्ट शो। शो में देखो रूलर, रूलर चेक बॉक्स है, ये ऊपर रूलर बना हुआ है क्योंकि टिक है, मैं इसको हटा देती हूँ तो रूलर चला गया। ग्रिड लाइंस देखो ऐसे लाइंस आ गई हैं, ये सी लाइंस है ग्रिड लाइंस। नेविगेशन पेन यानी यहाँ पर आपको कुछ सर्च आउट करना है तो आप कर सकते हो, ये चीजें आती हैं। ओके, तो ये चेक बॉक्सेस के साथ है। नेक्स्ट आता है शो, शो या हाइड कह सकते हो आप इसे। नेक्स्ट ग्रुप आता है शो। शो नाम का अगला ग्रुप है जिसके अंदर चेक बॉक्स में क्या आ रहा है, रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन, ये ऑप्शंस आते हैं। नेक्स्ट आता है जूम। जूम कितना है वर्ड का, 10% जूम मिनिमम है वर्ड का, और मैक्सिमम कितना है 500% मैक्सिमम जूम है, और 100% बाय डिफॉल्ट जूम है। ये जूम है। नेक्स्ट, जूम के बाद एक मैक्रोज ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैक्रो पे मैंने क्लिक किया तो यहां पर क्या आ रहा है, व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड के लिए नेम दिया और मैंने ओके किया, तो ओके करते ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कि जो भी मैं काम कर रही हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है मैक्रोज के अंदर। ओके, और उसके बाद यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, तो मैंने स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग, तो जो भी मैंने काम किया वो सब रिकॉर्ड हो गया। तो ये एक तरीके का रिकॉर्डर का काम है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो एक्सेल में, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों में ये ऑप्शन आता है। और इसका यूसेज एक सबसे बढ़िया कहाँ पर है, देखो जैसे एक्सेल में बताती हूँ इसका यूसेज। मैं आज एक क्लास की क्लास टीचर हूँ और अगले साल भी सेम क्लास की क्लास टीचर बनूंगी, तो लास्ट में जब साल खत्म होता है तब हम लोग रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड हर साल एक जैसा ही बनेगा, सिर्फ उसमें बच्चों के नाम और उनकी डिटेल्स बदल जाती है बस।
टेबल की फॉर्मेटिंग सेम होती है और फॉर्मूला भी सेम लगता है। तो जब मैं फॉर्मेटिंग टेबल की करने लगूंगी और फॉर्मूला लगाने लगूंगी, तब मैं ये मैक्रो ऑन कर दूंगी, तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो मैं उसको सेव करके रख लूंगी। अब अगले साल भी सेम काम करना है, सेम टेबल बनाना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, तो बच्चों की एंट्री करने के बाद मेरे पास वो रिकॉर्डेड था, मैंने वो अप्लाई कर दिया, तो फटाक से फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी पुरानी वाली और फॉर्मूला भी लग जाएंगे, तो मेरा काम आसान हो गया। तो अगला ऑप्शन क्या है? मैक्रोज। मैक्रो सेम काम करता है जैसे रिकॉर्डिंग होती है वैसे काम करता है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन है मैक्रोज, सेम रिकॉर्डिंग जैसे ये काम करता है। नेक्स्ट टैब है फाइल। वैसे तो ये पहला टैब है लेकिन हम आखिरी में कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? एक तो आता है ओपन। तो ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ओपन में मतलब ऑलरेडी कुछ बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर रहे हो, तो शॉर्टकट की एक तो कंट्रोल+O है और एक कंट्रोल+F12 है। ये कंट्रोल+F12 बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+N। इसके बाद एग्जिट की शॉर्टकट की मतलब बाहर आ रहे हो वहां से, तो एग्जिट की शॉर्टकट की इज Alt+F4। इसके बाद क्लोज यानी कुछ भी क्लोज कर रहे हो आप, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है, कोई ब्राउजर है, उन सबको क्लोज करने की शॉर्टकट की इज कंट्रोल+W। नेक्स्ट प्रिंट की शॉर्टकट की इज कंट्रोल+P। इसके बाद आता है सेव की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+S। इसके बाद आता है सेव एज और सेव में क्या फर्क है? जब आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आप सेव ही करोगे। सेव एज सिर्फ तब इस्तेमाल में लिया जाएगा जब फाइल का नाम, उसका लोकेशन कि कहां सेव की है, पहले आपने C ड्राइव में सेव कर दी थी, अब D ड्राइव में सेव करना चाहते हो, तो वहां पर मतलब जब आपको फाइल का लोकेशन चेंज करना है या फाइल का टाइप बदलना है तब हम यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रीनेम? आप कुछ शॉर्टकट कीज लिख लीजिए। रीनेम F2, ये SSC में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल+F2। नेक्स्ट हेल्प F1। नेक्स्ट डबल अंडरलाइन, Control+Shift+D। ये कुछ रीसेंट एग्जाम में पूछी गई शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, हाँ तो आप क्लास लगाओ ना गोलू जी UPGK की, आपको मना थोड़ी किया मैंने। अब बात आती है ऑर्फन क्या होता है और विडो क्या होता है वर्ड के अंदर। लिखेंगे बच्चों आप लोग विडोज एंड ऑर्फन। मैं इसकी फोटो भी दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, पहले लिख लीजिए। विडोज एंड ऑर्फन आर सिंगल लाइन of a paragraph that become separated from
rest of their text at the top or bottom of a page. देखो मैं अभी फोटो दिखाती हूँ उसकी, तुम्हें और क्लियर होगा. मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट, ये करना है हिंदी वालों को. ओके, मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट. सुनो, अब मैं आपको बता रही हूं ऑर्फन क्या होता है और विडो क्या होता है. वर्ड के अंदर ये दो टर्म क्या है, विडो एंड ऑर्फन इन एमएस वर्ड. ये वाली इमेज ठीक है. देखिए, ये आपको इमेज दिख रही होगी दिस सभी को. अब देखो क्या है, ऑर्फन और विडो क्या होता है. तो ऑर्फन जो होता है वो बच्चा होता है, ठीक है. ऑर्फन क्या होता है, बच्चा. तो बच्चा छोटा है. विडो कौन होती है, लेडी. तो लेडी बड़ी होती है, ठीक है. तो यानी जो ऊपर की बात, जो ऊपर ऊपर आएगा वो कौन होगा, विडो, क्योंकि विडो बड़ी होती है, लेडी होती है. और जो नीचे आएगा वो कौन होता है, ऑर्फन. अब देखो क्या मतलब है इन चीजों का. जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा, ये है, आपने कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक है. अब इसकी जो लास्ट लाइन थी वो यहां बच गई, ठीक है. ये जैसे लास्ट लाइन बच गई, तो इसे क्या कहते हैं, ऑर्फन, ठीक है. अब एक और पेज है, उसमें ना आप एक कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे थे. अब इस डॉक्यूमेंट की जो लास्ट लाइन थी वो अगले पेज के फर्स्ट लाइन पर है. ये मतलब एंड था, इस पैराग्राफ का आखिरी लाइन ये थी, जो टॉप ऑफ पेज है, लेकिन थी वो पैराग्राफ की आखिरी लाइन. लेकिन उसे क्या कहेंगे, विडो, क्योंकि वो टॉप ऑफ द पेज पर आई है, ऊपर की तरफ आई है. विडो कौन होती है, लेडी. कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसकी लास्ट लाइन किसी और पेज के टॉप पर आई है और अकेली पड़ी है, तो उसे क्या कहा जाता है, विडो, ठीक है. और कोई पैराग्राफ है जिसकी लास्ट लाइन नीचे ही रह गई है, छूट गई है, उसे क्या कहते हैं, बॉटम ऑफ द पेज पर है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्फन. जैसे ये दिख रहा है, ये ऑर्फन है और ये कौन है, विडो है. गॉट इट एवरीवन, समझ आ गया सभी को. वो अनाथ और वो वाला नहीं है ये कहानी. यानी द लास्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ, the last line of the paragraph left by itself at the top of new page. बताओ क्या कहोगे उसको. किसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन है लेकिन वो कहां आ रही है, टॉप ऑफ न्यू पेज आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विडो. क्या कहते हैं, विडो, ठीक है. नेक्स्ट, और इसी का उल्टा, एन ऑर्फन इज फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ left by itself
एट द बॉटम ऑफ ए पेज, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्फन। ठीक है जी, चलिए एक टेबल बनाएंगे हम लोग। क्या ये टेबल मैंने वैसे आपको बनवा दिया था जिसमें हमने टाइटल और पेज ओरिएंटेशंस ये सब हमने लिखा था? एक बार बना लीजिए, मुझे नहीं लगता मैंने बनवाया था। यहाँ पर लिखा था प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। क्या ये टेबल आप लोग बना चुके थे? नहीं बनी ना, बस ठीक है। तो पहला पॉइंट है टाइटल। जब हम पेज ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर जो टाइटल बार आता है उस पर वर्ड में बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। और एक्सेल में क्या लिखा होता है, बुक 1। और पावर पॉइंट में क्या लिखा होता है, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 1। नेक्स्ट, वर्ड तो आज कवर होगा क्योंकि इस तरीके से मुझे बार बार चाहिए नहीं ना कि मैम ये टॉपिक रह गया, बीच में ये रह गया, इसलिए। ठीक है, टाइटल में ये सब लिखा होता है। उसके बाद जूम कितना कितना होता है, 10% मिनिमम होता है, 500% मैक्सिमम होता है वर्ड का। एक्सेल का 10% मिनिमम, 400% मैक्सिमम। पावर पॉइंट का 10% मिनिमम, 400% मैक्सिमम। ठीक है जी, ये होगा जूम। इसके बाद बात आती है ओरिएंटेशन की, पेज ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन एमएस वर्ड का है पोर्ट्रेट, एक्सेल का दोनों है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और पावर पॉइंट का है लैंडस्केप। नेक्स्ट, नेक्स्ट ईएक्सी फाइल, जो रन डायलॉग बॉक्स में आप लिखते हो ना, वो ईएक्सी फाइल। जब आपको वर्ड स्टार्ट करना है तो किससे स्टार्ट होता है, विनवर्ड से स्टार्ट होता है, विनवर्ड। लेकिन विनवर्ड कौन से वर्जन में है, लेटेस्ट वाले 2007 ऑनवर्ड्स में। जब आप विंडो प्लस आर बटन प्रेस करते हो तो एक रन का डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसके अंदर विनवर्ड लिखते ही वर्ड खुल जाता है। लेकिन पुराने वालों में आपको winword.exe लिखना पड़ता था। ये एमएस वर्ड 2003 के वर्जन में है, पुराने वालों में। ठीक है, और एक्सेल के सभी वर्जन में एक्सेल ही लिखना होता है, और पावर पॉइंट में पावर पीएनटी लिखना होता है। ठीक है, ये .exe फाइल्स होती हैं। उसके बाद बात आती है फाइल एक्सटेंशन की, कि फाइल एक्सटेंशन क्या क्या है। फाइल एक्सटेंशन, तो वर्ड की फाइल एक्सटेंशन है .doc, लेकिन 2003 के वर्जन में। .docx किस में है, 7 से 21 के वर्जन में। और .xls 2003 के वर्जन में एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन है। .xlsx 2007 से 19 के वर्जन में है। और पावर पॉइंट .ppt और .pptx 2007 ऑनवर्ड्स में। ये फाइल एक्सटेंशंस है। ठीक है जी, थोड़ी और फाइल एक्सटेंशंस लिखूंगी मैं अभी आप लोगों के लिए। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए किसी को, एनी डाउट?
चलिए अब कुछ और फाइल एक्सटेंशन लिखेंगे। देखिए फाइल एक्सटेंशंस कौन कौन सी आती हैं और इन पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे .xlsm, XLS किसकी है? एक्सेल की। और M किसके लिए यूज होती है? मैक्रो एनेबल्ड के लिए, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो XLS किसकी है? एक्सेल की। तो एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड फाइल की फाइल एक्सटेंशन है। M किसके लिए लगता है? मैक्रो एनेबल्ड के लिए, जो हम रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। .xlst तो एक्सेल टी यानी टेम्पलेट, सॉरी EXLST XLTX, टी किसके लिए? टेम्पलेट के लिए, ठीक है। तो ये फाइल एक्सटेंशन किसकी है? एक्सेल की टेम्पलेट फाइल, एक्सेल की टेम्पलेट फाइल की फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट .xltm, एक्सेल किसके लिए? एक्सेल, टी किसके लिए? टेम्पलेट, एम किसके लिए? मैक्रो। तो यानी एक्सेल की टेम्पलेट मैक्रो एनेबल्ड फाइल, मैक्रो एनेबल्ड फाइल, ये फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट .docm किसकी फाइल एक्सटेंशन है? मैक्रो एनेबल्ड, लेकिन डॉक लगा हुआ है आगे। तो डॉक यानी क्या है? वर्ड, वर्ड की मैक्रो एनेबल्ड फाइल, एनेबल्ड फाइल, इसकी फाइल एक्सटेंशन है ये, राइट। नेक्स्ट .docx, तो ये किसकी है? डीओ किसके लिए लग रहा है? वर्ड का। और टी किसके लिए? टेम्पलेट, तो वर्ड टेम्पलेट फाइल। नेक्स्ट .dotm, डीओ किसके लिए? वर्ड के लिए। और टी किसके लिए? टेम्पलेट के लिए। और एम किसके लिए? मैक्रो एनेबल्ड के लिए, मैक्रो एनेबल्ड के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट पावर पॉइंट में .pptm, पीपीटी किसकी है? पावर पॉइंट। एम किसकी है? मैक्रो। तो पावर पॉइंट मैक्रो एनेबल्ड फाइल, मैक्रो एनेबल्ड फाइल की फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट आती है .potx, तो पावर पॉइंट का टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट। नेक्स्ट .potm, पीओ किसके लिए? पावर पॉइंट, टी किसके लिए? टेम्पलेट, एम किसके लिए? मैक्रो एनेबल्ड, यानी पावर पॉइंट टेम्पलेट मैक्रो एनेबल्ड, मैक्रो एनेबल्ड, ये फाइल एक्सटेंशंस हो गई तीनों की। नेक्स्ट .exe, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, यू ऑल नो। .exe किसके लिए लगती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए। नेक्स्ट आती है ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल्स की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? जैसे MP3 होती है, MP3। .wav, वेवफॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट .aac, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, ये सब ऑडियो फाइल की फाइल एक्सटेंशन है। .wma, विंडोज मीडिया ऑडियो, विंडोज मीडिया ऑडियो। नेक्स्ट .aiff, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट, ये हो गई ऑडियो की फाइल एक्सटेंशंस, ठीक है जी। नेक्स्ट आती है वीडियो की फाइल एक्सटेंशन। अच्छा MID भी है, .mid, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये हैं ऑडियो फाइल की फाइल एक्सटेंशंस। इसके बाद आती है वीडियो फाइल्स। वीडियो फाइल्स जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों आती हैं। .mp4, ऑडियो वीडियो दोनों आती है। .mov, एप्पल का है ये, MOV एप्पल
सपोर्ट करता है, क्विक टाइम मूवी। नेक्स्ट .avi ऑडियो वीडियो इंटरलीव नेक्स्ट .wmv विंडोज मीडिया वीडियो। ठीक है जी। नेक्स्ट नोटपैड की फाइल एक्सटेंशन क्या है? .txt किसकी फाइल एक्सटेंशन है? नोटपैड की। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट किसकी फाइल एक्सटेंशन है? वर्डपैड की। ठीक है, अब आती है इमेज की फाइल एक्सटेंशंस कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट इमेज की फाइल एक्सटेंशन जैसे .jpeg ये सब आता है। इमेज की फाइल एक्सटेंशंस लिखिए। .jpg या jpeg फुल फॉर्म इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है .gif ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज की फाइल एक्सटेंशंस हैं ये। नेक्स्ट .tiff भी है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट ठीक है। .bmp भी है बिटमैप इमेज। तो ये सब आपकी फाइल एक्सटेंशंस थी। अब आज की क्लास ओवर। इसके साथ आपका MS वर्ड खत्म हो चुका है। ठीक है, ये वैसे तो खत्म हो जाता संडे को, बस थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई इसीलिए ये एक्स्ट्रा एक दिन और चल गया। तो कल हम लोग 2 क्लासेस रखेंगे। एक क्लास में मुझे DBMS पर बात करनी है तो वो मैं 5 बजे रखूँगी DBMS की, और जो दूसरी क्लास है वो मैं 10 बजे रख रही हूँ। ठीक है, 10 और 5 बजे आप लोगों की क्लास रहेगी। एक में हम टाइप्स ऑफ पॉट्स टॉपिक पढ़ेंगे और एक में DBMS पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, DBMS टॉपिक जो है वो DBMS जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर वाले बच्चों, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए है। वो टॉपिक ASI वालों के लिए नहीं है। उसके बाद MS वर्ड जो टॉपिक चल रहा था वो दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं, और कल की 2 क्लासेस हैं, एक 10 बजे रखेंगे और एक 5 बजे रखेंगे। ठीक है, बाकी मैं एक बार कंफर्म करूंगी कि 10 बजे वाला ओके है टाइम या नहीं है। अगर नहीं मिली मुझे अवेलेबिलिटी तो एक ही क्लास रहेगी। बाकी कंफर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी इस बारे में। ठीक है जी, थैंक यू। तुम लोगों को सिलेबस भी जल्दी फिनिश करना है, एक बार में एक चैप्टर भी करना है तुम लोगों को, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और 2-2 बैचेस के बच्चे हैं, सबका अलग अलग कहानी चलता है तुम्हारे बैच में, इसीलिए अगर इनकेस मैं इनको छोड़ देती हूँ ASI वाले बच्चों को, तो उनको रहता है कि मैम हमारा तो टॉपिक चल ही नहीं रहा, और मैम एक एक क्लास कराओ, तो दिक्कत होती है, ऐसे सिलेबस फिनिश नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी एडवांस तक अभी जाना है ऑपरेटर वालों में। बीच बीच में कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमने ASI लेवल तक छोड़ा हुआ है, तो उसको मुझे एडवांस लेवल तक भी लेकर जाना है, इसीलिए। ओके, अब देखो सब मिक्स वाला वो आपको देखना पड़ेगा, मुझे तो सिलेबस कंप्लीट करने पर चलना है, इसीलिए अब काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोगों को पढ़ते पढ़ते। तो अब मैं 2 टॉपिक्स एक साथ शुरू कर सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए किसी को। ओके जी, चलिए थैंक यू। तो कल हम मोस्ट प्रोबेबली रखेंगे क्लास 2
थैंक यू।